नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइटर इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जो ट्रैजेक्टरी है वो शिफ्ट कर रही है। जानेंगे कैसे। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। M.K. नारायणन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। M.K. नारायणन यानी राइटर पास्ट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में इंडिया और USA के बीच 2+2 मैकेनिज्म का तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ। 2+2 मैकेनिज्म के बारे में आपको पता है कि दो देशों के विदेश मंत्रियों की और डिफेंस मिनिस्टर्स की आपस में मुलाकात होती है इस मैकेनिज्म के अंतर्गत। तो जब तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली में, USA के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क इस्पर ने ये स्टेटमेंट दी कि इस शताब्दी में इंडो पैसिफिक में इंडिया USA का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथी साबित होने वाला है। ये स्टेटमेंट दी गई थी USA के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब बात करते हैं ये जो 2+2 मैकेनिज्म का तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ, इसकी आउटकम क्या निकल के आई। देखो इस एडिशन में चाइना पर काफ़ी चर्चा हुई। USA के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी USA के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने सीधा सीधा अटैक किया चाइना पर कि चाइना जो है वो एक थ्रेट बनता जा रहा है काफ़ी सारे डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए। नेक्स्ट बैका एग्रीमेंट साइन हुआ। बैका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद जियो स्पेशियल कोऑपरेशन और ज़्यादा मजबूत होगा। दोनों देश आपस में जियो स्पेशियल डेटा को शेयर कर सकेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जियो स्पेशियल डेटा कौन सा डेटा होता है। देखो जियो स्पेशियल डेटा वो डेटा होता है जिसमें ज्योग्राफिकल डायमेंशन इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, जियो स्पेशियल वो डेटा होता है जिसकी सहायता से अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे देखो GPS की सहायता से ये पता लग सकता है कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे ओशन है, या फिर GPS की सहायता से इवन ये भी पता लग सकता है कि नीचे क्या कोई आतंकवादियों का कैंप चल रहा है। तो इस प्रकार का डेटा आपस में शेयर किया जाएगा इंडिया और USA के बीच। तो इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। मान लीजिए इंडिया को कल को पाकिस्तान में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक्स कैरी आउट करनी है, तो USA के पास GPS सिस्टम है। आपको पता है GPS की सहायता से USA हमें बिल्कुल हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड कर सकता है, लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है कि यहाँ पर आतंकवादी कैंप चल रहे हैं और आप ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हो। और ना सिर्फ USA इंडिया के साथ बल्कि इंडिया को भी USA के साथ ये डेटा शेयर करना होगा एग्रीमेंट के साइन होने के बाद। इसके बाद ये भी आउटकम निकल के आई, दोनों देशों ने डिसाइड किया बायलैटरल कोऑपरेशन को एक नए लेवल पर ले जाया जाएगा कई सारे क्षेत्रों में। मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिफेंस, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल इश्यूज, इन सब क्षेत्रों में कोऑपरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। अब इसके बाद आता है कंसर्न क्या है बैका साइन होने के बाद। राइटर कहते हैं देखो बैका एग्रीमेंट साइन होने के बाद अब इंडिया ने USA के साथ सभी फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं। यानी अब इंडिया एक स्पेशल कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में USA के अलाय कंट्रीज आते हैं। एक तरफ जहां देखो इंडिया को इन एग्रीमेंट्स से फ़ायदा होगा, बट इसके साथ साथ इंडिया को इन एग्रीमेंट्स के साइन होने की एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी, नुकसान भी उठाना पड़ेगा। क्या कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। देखो सबसे पहली चीज़ जैसा हमने डिस्कस किया, जहां USA इंडिया के साथ जियो स्पेशियल डेटा शेयर करेगा, इंडिया को भी तो जियो स्पेशियल डेटा USA के साथ शेयर करना होगा ना। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज 2 वे होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ USA इंडिया को इंफॉर्मेशन दे देगा और बदले में कुछ नहीं एक्सपेक्ट करेगा। USA भी इंडिया को बोलेगा कि आपका भी जो नेविगेशन सिस्टम है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप हमें दीजिए
तो इंडिया को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इससे इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी मतलब इंडिया हमेशा से अपने हितों को देखते हुए फैसला लेता आया है। इंडिया नहीं बर्दाश्त करता कि कोई दूसरा देश हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करे। बट ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद अब यूएसए हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो यूएसए ने तो ये बात छुपाई भी नहीं है। यूएसए ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट्स साइन किया है तो यूएसए साफ साफ बोलता है हमने चाइना की थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। देखो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना कि अब इंडिया एंटी चाइना अलायंस में शामिल होता जा रहा है। बात सिर्फ इस एग्रीमेंट की नहीं है, आप और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखो, जैसे क्वेड 2007 में क्वेड का आइडिया निकल के आया था, लेकिन उसके बाद से ये ग्रुप ठंडे बस्ते में था। बट अब कोविड-19 के बाद इस ग्रुप की जो प्रोमिनेंस है, एक्टिविटीज़ हैं, वो एकदम से बढ़ गई हैं। अब मिलिट्री अलायंस में बदल सकता है ये क्वेड ग्रुप, क्योंकि क्वेड ग्रुप के मेंबर कंट्रीज मिल के मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। पहले मालाबार एक्सरसाइज में 3 देश थे, इंडिया, यूएसए, जापान। अब ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। ये चारों देश क्वेड ग्रुप में शामिल हैं। अगर एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे तो क्वेड ग्रुप को मिलिट्री डायमेंशन मिल सकती है। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो इंडिया जो ये एंटी चाइना अलायंस में शामिल होता जा रहा है ना, वैसे तो ये समय की आवश्यकता है कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्योंकि आज वर्ल्ड डिसऑर्डर में है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ। चाइना लगातार मजबूती से यूएस की हेजमनी को चैलेंज दे रहा है। तो ऐसे वर्ल्ड में अब इंडिया को पुरानी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलना चाहिए। इंडिया की पुरानी आइडियोलॉजी है नैम से संबंधित कि इंडिया किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होगा। इंडिया के बॉर्डर पर भी अब इंडिया को चाइना से खतरा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब इंडिया को अपने नए टाइज के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मानना है कुछ एक्सपर्ट्स का। इवन हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी अपनी लेटेस्ट बुक में लिखा है कि ग्लोबल इक्वेशंस काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं और इंडिया को कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के हिसाब से हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब नए टाइज बनाने चाहिए। बट आज के जो राइटर हैं एम के नारायणन, वो ये बोलते हैं देखो अगर इंडिया अब यूएसए के साथ अपनी दोस्ती को और ज़्यादा गहरा बनाता है तो इससे यह भी संकेत जा सकता है इंडिया जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक है। मतलब देखता है इंडिया, जब इंडिया को नैम से फायदा था तो इंडिया ने नैम की रणनीति अपनाई। आज यूएसए से इंडिया हेल्प लेना चाहता है तो इंडिया यूएसए के करीब जा रहा है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं देखो अगर इंडिया यूएसए के नज़दीक जाएगा तो चाइना के साथ रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। वैसे 1962 में वार लड़ा है इंडिया ने चाइना के साथ, लेकिन उसके बाद से ही बॉर्डर पर सिचुएशन पीसफुल रही। इवन 1988 के बाद काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स इंडिया ने चाइना के साथ साइन किए। 2017 में जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ दोनों देशों के बीच, दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आई, उसके बाद भी इनफॉर्मल समिट्स ऑर्गेनाइज हुए इंडिया और चाइना के बीच, वुहान में और मामल्लापुरम में। कहने का मतलब ये है राइटर का कि देखो बेशक चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन अभी तक इंडिया चाइना के साथ सिचुएशन को संभाल सका, दोनों देशों के बीच शांति रही। लेकिन अब इंडिया ने अपना दोस्त चूज कर लिया है यूएसए के फॉर्म में, तो रिश्ते बल्कि चाइना के साथ और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसके बाद राइटर कहते हैं इंडिया को देखो अपने आसपास के रीजन्स में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे सबसे पहले साउथ एशिया में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है लगातार बढ़ रहा है। हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये वो देश हैं जो लगातार चाइना के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। इन देशों का चाइना के साथ ट्रेड लगातार बढ़ रहा है, चाइना की इन देशों में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रही है। पहले ये देश इंडिया के इन्फ्लुएंस में आया करते थे, लेकिन आज के समय में लगातार चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन देशों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मालदीव की बात की जाती है। हालांकि देखो मालदीव का हाल ही में यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, मिलिट्री एग्रीमेंट, चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर देखो चाइना की थ्रेट ना होती
तो इंडियन ओशन में अगर किसी देश का यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन होता, जैसे अभी मालदीव का हुआ है, तो इंडिया इसका विरोध करता, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि इंडियन ओशन में यूएसए का भी इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो। बट देखिए आज कितनी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यूएसए ने मालदीव के साथ जब डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया तो इंडिया ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद वेस्ट एशिया की बात की जाती है कि वेस्ट एशिया पर भी इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है। वेस्ट एशिया में क्या कुछ चल रहा है, हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था इजराइल और यूएई के बीच में। इस अकॉर्ड के तहत अब यूएई ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लिया है। इसके इंडिया को भी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखो पहले यूएई बहुत सारी चीज़ों की आपूर्ति इंडिया से करता था, इंपोर्ट इंडिया से करता था, लेकिन अब यूएई बहुत सारी ऐसी चीज़ें इजराइल से परचेज कर लेगा। तो दोनों का आपस में जब ट्रेड इंक्रीज होगा तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अब इजराइल इंडिया से ना परचेज करें, या फिर यूएई सऊदी अरबिया ये देश इंडिया से ना परचेज करें। तो इससे इंडिया को खतरा हो सकता है, मतलब इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखो वेस्ट एशिया में पहले तो 3 पिलर हुआ करते थे, सऊदी अरेबिया प्लस में यूएई मान लीजिए, दूसरा इजराइल, तीसरा ईरान। अब सऊदी अरेबिया, यूएई, इन देशों के बीच और इजराइल के बीच दोस्ती भी इंक्रीज हो रही है। तो ये देश अब इंडिया पे और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये देश यूएसए के भी देश हैं, कि आप ईरान के साथ अपने रिश्ते बिल्कुल कट कर दीजिए। जबकि देखो ईरान के साथ बिल्कुल रिश्ते कट करना ये इंडिया के हित में नहीं है। इसलिए एक बैलेंस इंडिया को इस्टेब्लिश करना होगा वेस्ट एशिया में, ताकि ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते मेंटेन किए जा सकें। इसके बाद बात की जाती है अफगानिस्तान की। देखो अब यूएसए जो है वो तो अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं जल्द ही तालिबान का कब्जा इस्टेब्लिश हो सकता है अफगानिस्तान पर। तो इंडिया ने भी ऐसी सिचुएशन को पहले से भांप कर तालिबान से बातचीत की तरफ कदम उठाया है, मतलब डायरेक्टली नहीं। हाल ही में क्या हुआ था, तालिबान एक टॉक में हिस्सा ले रहा था, उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने भी पार्टिसिपेट किया था। कहने का मतलब ये है अब इंडिया को तालिबान से बात करने में या फिर उस बातचीत में हिस्सा लेने में परहेज नहीं है जिसमें तालिबान भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले तो इंडिया साफ बोल देता था, अरे इस बातचीत में हम नहीं हिस्सा लेंगे, इसमें तो तालिबान है, तालिबान को हम मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं। लेकिन अब इंडिया ने रणनीति चेंज की है। देखो इसका रीजन भी है, क्योंकि जब यूएसए समेत दूसरे जो यूएसए के अलाइ कंट्रीज हैं वही अगर तालिबान से बात करने को तैयार है, तो फिर इंडिया क्यों पीछे रहे। ऐसा ना हो कि तालिबान का कब्जा इस्टेब्लिश हो जाए अफगानिस्तान में और इंडिया ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की है वो इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाए। तो इंडिया ये इंश्योर करना चाहता है तालिबान अगर अफगानिस्तान की सत्ता पर आ भी जाए तो ऐसा नहीं कि तालिबान एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें या फिर इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करें। इसीलिए इंडिया तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके बाद बात की जाती है एससीओ की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ये तो 2-3 साल पहले ही फुल फ्लैश मेंबर बने एससीओ के। अब देखो होगा क्या, एससीओ को वैसे एंटी नाटो माना जाता है। नाटो का गठन हुआ था आपको याद है यूएसएसआर का सामना करने के लिए, और एससीओ के बारे में ये कहा जाता है वो देश हैं एससीओ में जो यूएसए के अगेंस्ट हैं, खास करके चाइना और रशिया। अब देखो इंडिया यूएसए का साथी बनता जा रहा है, तो कल को इंडिया इस ग्रुप के समिट में पार्टिसिपेट करेगा। जब चर्चा होगी तो इंडिया को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भाई आप तो यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गए हो। तो यहां पर भी इंडिया को अपनी अच्छी डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, ताकि यूएसए के साथ दोस्ती को जस्टिफाई किया जा सके। राइटर तो ये भी बोलते हैं कि नैम को इंडिया अब छोड़ रहा है, यूएसए का साथी इंडिया बन रहा है। इवन अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी इंडिया इग्नोर कर रहा है। कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि इंडिया नैम का मेंबर भी इंडिया बनना डिजर्व ना करे, मतलब कुछ देश ये बोल दें कि आप तो अब यूएसए का साथी हो, आप नैम का मेंबर कैसे हो सकते हो। ये बात भी कोई बोल सकता है आगे जाके। लास्ट में राइटर ये कहते हैं देखो इंडिया जो यूएसए के इतने करीब गया है, इसकी कीमत इंडिया रशिया रिलेशंस को भी चुकानी पड़ेगी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से रशिया का इंपॉर्टेंट स्थान रहा है। रशिया का पेरेंट कंट्री यूएसएसआर हमारा गहरा मित्र था। यूएसएसआर के साथ 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी, लेकिन 2014 के बाद से ही
रशिया के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो प्रभावित हुए हैं। हालांकि देखो कुछ अच्छी कोशिशें हुई हैं, जैसे इंडिया और रशिया के बीच प्रधानमंत्रियों का या फिर प्रीमियर्स का, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं, एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन अब चूंकि इंडिया यूएसए के करीब जा रहा है और रशिया प्लस चाइना की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, तो मतलब असर इंडिया और रशिया रिलेशंस पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कंसर्न्स राइटर जताते हैं इंडिया के करीब जाने से। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।